अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा मैं आपको 2019 की अकाउंटिंग की एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ। आप इसको वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगी। क्योंकि इस साल जो है सन 2022 में आपको 40% एमसीक्यूज़ करनी है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की तैयारी करें। मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ, आप इसको देखें। मैंने 2021 की इससे पहले डाल चुका हूँ एमसीक्यूज़, आप उसको भी वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। 2019 में जो एमसीक्यूज़ हैं, नंबर 1 पे आप एक काम करें, पहले अपना 10 एयर्स निकाल लें ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आए क्योंकि हो सकता है आप इस पर सही तरीके से वॉच ना कर सकें। जैसे कोशिश तो मैंने करी है कि इस पर पूरी तरह क्लियर नज़र आ जाए आपके स्क्रीन पर। चलें, पहले एमसीक्यूज़ है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड, यानी रिकॉर्डिंग का वो तरीक़ा जो तरतीब या डेट वाइज इस तरीके से किया जाए तो उसको क्या कहते हैं। यानी ऐसे कारोबारी मामलात जो क्रोनोलॉजिकल तरीक़े से रिकॉर्ड किए जाए तो उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 पोस्टिंग कहते हैं, पोस्टिंग माने होता है मुंतकिल करना। नंबर 2 जर्नलाइजिंग कहते हैं, जर्नल वगैरह बनाना। नंबर 3 बैलेंसिंग कहते हैं, बैलेंस करना। फुटिंग यानी पेंसिल से बैलेंस करना। तो बेटा इसका जवाब आ जाएगा जर्नलाइजिंग। तो आप इस पर जर्नलाइजिंग पे टिक कर लें और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल तरीके से जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं इसको जर्नलाइजिंग कहा जाता है और वो जर्नल बनाया जाता है, आपको मैंने सिखा चुका हूँ। नंबर 2 है ए चेक इशूड, एक चेक जारी किया जाता है बाय द कंपनी के ज़रिए। ठीक है, बट नॉट येट पेड, लेकिन अभी तक पेड नहीं किया। बाय द बैंक वालों ने इस कार्ड, बताइए इसको क्या कहते हैं। यानी आपने चेक जारी किया आपकी कंपनी ने, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक पेमेंट नहीं करी है, तो उसको क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है कि नंबर 1 डिसऑनर चेक नहीं कहेंगे बेटा, क्योंकि डिसऑनर चेक कहते हैं जो बैंक के जरिए रिटर्न कर दिया जाता है। यानी आपने डिपॉजिट कराया और वो बैंक वालों ने NSF यानी नॉट सफिशिएंट फंड करके वापस कर दिया, उसको तो डिसऑनर चेक कहते हैं, वो इसका जवाब नहीं हो सकता। नंबर 2 है अनक्लियर चेक। अनक्लियर चेक वो होता है जो आपने बैंक में डिपॉजिट कराया था, ठीक है, डिपॉजिट कराया था लेकिन वो शो नहीं था बैंक स्टेटमेंट में, उसको अनक्लियर कहते हैं। इसी तरह अनक्रेडिट चेक भी वही होता है। अब यहाँ चौथा नाम लिखा है आउटस्टैंडिंग चेक। ठीक है, ये जवाब है इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ इशू लिखा है और ये तीनों चीज़ें जो आपकी जो 3 ऑप्शन जो शुरू वाली दे रखी हैं ये डिपॉजिट से मुताल्लिक थी और यहाँ इशूड से मुताल्लिक है। ठीक है, तो चुनाचे अकॉर्डिंग टू इशू के मुताबिक मैंने आपको आउटस्टैंडिंग चेक का नाम दे दिया। इसके अलावा अनपेड चेक भी आ सकता है इसके अंदर और अनप्रेजेंटेड चेक भी आ सकता है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये आउटस्टैंडिंग चेक पे आप टिक लगाएं और याद कर लीजिएगा। नंबर 3 है दिस इज़ अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस किससे कहते हैं, जिसमें माल या चीज़ें बेची और ख़रीदी जाती हैं, इसको मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस ऐसे कारोबार को कहते हैं जिसमें चीज़ें खरीदो फरोख्त की जाती हैं, ख़रीदी भी जाती हैं, बेची भी जाती हैं। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग। तो अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 ब्यूटी पार्लर तो आप जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर में तो बेटा वहाँ पर तो मेकअप वगैरह होता है, वहाँ चीज़ें तो नहीं बेची जाती। नंबर 2 मेडिकल स्टोर में मेडिसिन को फ़रोख्त किया जाता है। ठीक है, और मोटर वर्कशॉप में गाड़ियाँ ठीक की जाती हैं, मोटरें वगैरह। और एस्टेट एजेंसी में आप जानते हैं कि तो एस्टेट एजेंसी वाले जो है मकानात बिकवाते खरीदवाते हैं और किराए वगैरह पे दिलवाते हैं। तो इन चारों के अंदर मेडिकल स्टोर ऐसी यानी ऑप्शन है आपके पास जिसमें चीज़ें बेची जाती हैं। ठीक है, मर्चेंडाइजिंग जो है ना उसका बिज़नेस किया जाता है, तो ये मेडिकल स्टोर इसका जवाब ठीक है। बाकी ब्यूटी पार्लर, मोटर वर्कशॉप और एस्टेट एजेंसी नहीं आएगा इसके अंदर, तो इसमें आप मेडिकल स्टोर पर टिक लगाएं और याद कीजिएगा। अगला नंबर है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनकम। इन चारों में से कोई एक चीज़ इनकम है, यानी आमदनी है आपकी इन चारों में से। अब मैं 4 ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। अर्न कमीशन बेटा कैसे कहते हैं, जो अभी हमने नहीं कमाया, तो आमदनी तो हुई नहीं, ये तो गलत हो गया। कमीशन रिसीवर का मतलब हमने कमीशन तो कमा लिया लेकिन अभी तक वसूल ही नहीं हुआ वो। ठीक है, ये भी गलत हो गया हमारे पास।
कमीशन पेएबल, कमीशन पेएबल का मतलब हमें पेमेंट करनी है कमीशन की, ये तो आमदनी नहीं हुई, ये तो हमारे लिए एक तरह से लाइबिलिटीज़ बन गई। अब चौथे नंबर पे आ रहा है कमीशन अर्न, जो कमीशन कमा लिया गया। तो बेटा आप इस पर टिक लगाएं। कमीशन अर्न का मतलब होता है कमीशन कमाना, तो इसका मतलब हमें कमीशन में लिखा जा सकता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन पास हो जाएगी, कैश डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। तो चुनाव से आप ये इस पर टिक लगाएं और याद कीजिएगा। नंबर 5वां है ऐड द अकाउंट्स, नहीं सॉरी, ऑल द अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंस एक्सेप्ट। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सारे के सारे डेबिट होंगे सिवाय एक के, ये मतलब है। नंबर 1 सेल रिटर्न अलाउंस, बेटा सेल रिटर्न एंड अलाउंस जो है डेबिट होता है हमेशा, याद रखिए क्योंकि नेचर ही डेबिट है, सेल रिटर्न जो है डेबिट होता है। नंबर 2 ड्राइंग भी डेबिट होता है। नंबर 3 परचेसिस भी डेबिट होता है, ठीक है। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जो है इसका जवाब है इसका, ठीक है। ये क्रेडिट नेचर है इसकी नेचर जो है क्रेडिट। बाकी तीनों चीज़ें जो आपके दे रखी हैं इनकी नेचर है डेबिट। द परचेज, अगला नंबर है द परचेज जर्नल इज़ यूज टू रिकॉर्ड। ये जो आप परचेज जर्नल बनाते हैं ये काहे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 मर्चेंडाइज परचेज करने के लिए, यानी माल तैयार ख़रीदने के लिए। कैश परचेज ओनली, कैश में ख़रीदने के लिए सिर्फ। क्रेडिट परचेज ओनली, उधार ख़रीदने के लिए। इक्विपमेंट परचेज करने के लिए। तो बेटा आप हमेशा याद रखें कि परचेज जनरल जो है इस्तेमाल किया जाता है ओनली फॉर क्रेडिट परचेज के लिए, ठीक है। ये वाला जवाब ठीक है आपका, यानी आप परचेज जो करेंगे मर्चेंडाइज वो करेंगे ओनली उस टाइम में क्रेडिट में। इसमें ना कैश के बारे में लिखा जाता है, किसी चीज़ के बारे में लिखा जाता है। इसमें से आप परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट करेंगे तो फिर आपका परचेज जनरल में रिकॉर्डिंग हो सकती है। इसी तरह सेल जनरल भी आगे आएगा, तो उसके भी मैं आपको पहले से एडवांस में बता देता हूँ कि सेल जनरल में वो तमाम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है जिसमें आप बेचें मर्चेंडाइज को ऑन क्रेडिट उधार में, यानी उधार में जो माल बेचेंगे वो आपने सेल जनरल में लिखना है और जो उधार में माल खरीदेंगे उसको लिखना है परचेज जनरल में। तो आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर है कैश, सप्लाईज एंड प्रीपेड रेंट। देखिए 3 नाम दे दिए, कैश, सप्लाईज एंड प्रीपेड रेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ। बताइए किस चीज़ की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपको अकाउंट दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पर। नंबर 1 करंट एसिड्स, नंबर 2 नॉन करंट एसिड्स, नंबर 3 करंट लायबिलिटीज़ या ऑनर्स इक्विटी। चारों में से किस चीज़ के लिए होंगे। तो बेटा कैश जो है करंट एसिड है, सप्लाई भी एक करंट एसिड है और प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड रेंट भी एक करंट एसिड है। हमेशा याद रखिए तीनों की चीज़ों आप जी करंट एसिड में आएंगी, ठीक है बेटा। अगला नंबर है दिस स्टेटमेंट शोज़ द कंपनी रेवेन्यू। ये स्टेटमेंट जो है आपको दिखाता है या इससे पता चलता है कंपनी के रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, एक ख़ास मुद्दत में। हमें इसमें रेवेन्यू यानी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में पता चल जाता है। इन चारों में से देखना कौन सा वाला है। नंबर 1 बैलेंस शीट, ठीक है, याद रहे इसमें प्रॉफिट मतलब ये एक्सपेंसेस और रेवेन्यू देखनी है आपने। सिर्फ एक्सपेंसेस माने खराजात होता है और रेवेन्यू माने होता है आमदनी। तो बेटा आप जानते हैं बैलेंस शीट के अंदर तो एसेट और इक्विटीज़ होती हैं सारी की सारी, ठीक है, एसेट्स भी होती हैं। हमें तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू देखना बस। नंबर 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट और नंबर 4 ट्रायल बैलेंस। तो इसका जवाब आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट। दरअसल वो स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम जो है प्रॉफिट मालूम, इनकम और एक्सपेंसेस मालूम करते हैं, ठीक है। हम नेट प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं इसकी मदद से, ठीक है बेटा। तो ये आ गया इसका इनकम स्टेटमेंट आंसर। अगला नंबर है अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अलाउंस फॉर बैड डेट जो है डूबी हुई रकम के जो अखराजात होते हैं, अलाउंस होते हैं, वो बताइए क्या चीज़ होते हैं। करंट एसिड होते हैं, ऑनर्स इक्विटी होती है, करंट लायबिलिटीज होती है या करंट एसेट होती है, ठीक है बेटा। ये अलाउंस फॉर बैड डेट जो है ना इसकी नेचर जो होती है एक तरह से लायबिलिटी के तौर पर होती है, लेकिन चूँकि
ये जो है ना अलाउंस फॉर बैड डेट जो एक वाहिद चीज़ है जो उसको हम लायबिलिटीज़ में भी कर सकते हैं और कंट्रा एसेट में भी कर सकते हैं। कंट्रा एसेट वो तमाम चीज़ें कहलाती हैं जो किसी एसेट में से माइनस की जाती हैं, और आप जानते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट जो है ना अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस किया जाता है, ठीक है। इसको आप कंट्रा एसेट्स भी कह सकते हैं, उसको आप लायबिलिटी सेक्शन में भी लिख सकते हैं, करंट लायबिलिटीज़ के सेक्शन में लिखा जाता है। अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके अंदर अकाउंट्स पेबल है, बिल पेबल है, नोट पेबल है, उसके साथ जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी लिखी जा सकती है, ठीक है। दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि आप अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस कर दें डेबिट साइड के ऊपर ही यानी एसेट्स में से, और दूसरा ये कि लायबिलिटीज़ में लिख दें, बात एक ही है, ठीक है। तो आप कंट्रा एसेट पे भी निशान लगा सकते हो, करंट लायबिलिटीज़ में भी निशान लगा सकते हैं, दोनों गलत नहीं होंगे। इस किताब के अंदर आपको कंट्रा एसेट पे निशान लगा, आप ये भी लगा सकते हैं। अगला नंबर है इंटरेस्ट रिसीवेबल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बेटा हमेशा याद रखें कि देखें यहाँ इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, इसके अलावा में एक लफ्ज़ और कमीशन रिसीवेबल, इसके अलावा तीसरा लफ्ज़ है फीस रिसीवेबल, ठीक है। ये जितनी भी रिसीवेबल की तमाम चीज़ें होती हैं ना बेटा, ये सब की सब करंट एसेट होती हैं। क्या होती हैं? करंट एसेट होती हैं। जैसे अकाउंट रिसीवेबल हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, नोट रिसीवेबल हो गया, ठीक है। ये सब के सब बेटा क्या होती हैं? करंट एसेट कहलाती हैं। तो चुनाचे यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखा है तो बेटा आप इसको करंट एसेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इन्होंने कंट्रा एसेट में लिख दिया, इसको ये गलत छाप दिया इन्होंने, आप करंट एसेट में लिखिएगा। जितनी भी रिसीवेबल की तमाम चीज़ें होंगी वो सब के सब करंट एसेट में आपको बैलेंस शीट में लिख के दिखानी पड़ती हैं। तो इसमें करंट एसेट पे टिक लगा लें, उसमें उन्होंने गलत लगाया ऊपर वाला, ठीक है। नंबर अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ एन। बताइए बैंक ओवरड्राफ्ट की नेचर क्या है, ठीक है। क्या ये एसेट है, लायबिलिटीज़ है, एक्सपेंस है या इक्विटी, ऑनर्स की इक्विटी है? तो बेटा ये लायबिलिटीज़ है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक का हम पर लोन चढ़ जाता है, बैंक का हम लोगों पर पैसा चढ़ जाता है जो हमें बाद में पेमेंट करना पड़ता है विद इंटरेस्ट। तो आज ये ओवरड्राफ्ट जो है ना बैंक का, ये लायबिलिटी के नेचर में जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद है 12वां नंबर, इफ़ प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। अगर प्रॉफिट जो है ज़ीरो हो जाए एंड एक्सपेंसेस जो है आपके 10,000 है, तो बताइए रेवेन्यू कितनी होगी, ठीक है। प्रॉफिट देखिए ज़ीरो है, याद रखिएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, तो आप उस फार्मूले को अप्लाई तमाम सवालों पे आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको एक फार्मूला लिख के बताता हूँ, फिर आप उसको अप्लाई कीजिएगा। सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इसका जवाब जो आएगा, सेल में से एक्सपेंसेस आप माइनस करेंगे तो या तो प्रॉफिट आएगा आपका या फिर लॉस आएगा। दोनों में से कोई एक चीज़ आ सकती है आपकी, ठीक है। या लॉस भी आ सकता है, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं आता, लॉस भी आएगा। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो लॉस हो जाएगा, अगर सेल्स बड़ी होगी तो बेटा ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने पूछा है इस सवाल के अंदर कि अगर प्रॉफिट ज़ीरो हो जाए और एक्सपेंसेस 10,000 हो तो बताइए रेवेन्यू कितनी होगी। तो रेवेन्यू मतलब सेल्स कहलाएगी, है ना बेटा। सेल्स मैंने रेवेन्यू के तौर पर ले ली क्योंकि सेल्स जो है एक रेवेन्यू है। तो हम सेल में से एक्सपेंसेस निकालते हैं तो प्रॉफिट हमारा बचता है या फिर लॉस बचता है। अब यहाँ पर सवाल की नोयत ये है कि इस सवाल के अंदर देखें प्रॉफिट की जगह ज़ीरो लिखा हुआ है उन्होंने, है, और एक्सपेंसेस जो है मेरा 10,000 के बराबर, तो हमें रेवेन्यू मालूम करनी है। एक्सपेंसेस कितना? 10,000 है, ये रेवेन्यू 10,000 लीजिएगा, ये 10,000 लीजिएगा, ठीक है। माइनस का निशान डाल दें, रेवेन्यू लेते हैं या फिर सेल लेते हैं, कोई भी लेते हैं, बराबर है या ज़ीरो लेते हैं प्रॉफिट की जगह पर। अब ये माइनस का 10,000 है, उधर के क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो रेवेन्यू की कीमत आपके पास आ गई, जीरो में 10,000 जमा करेंगे तो 10,000 रहता है, आप जानते हैं। तो 10,000 रुपीज़ इसके अंदर रेवेन्यू आ गया आपका, ठीक है। 10,000 रुपये आपके रेवेन्यू आ गया आपके पास, ठीक है। तो आप इसमें ऑप्शन देख लें कौन सी वाली ठीक है, वही लगा लें, ठीक है। 10,000 रुपये जवाब आएगा इसका। 10,000 ढूंढते हैं किधर है, चलिए। तो बेटा 10,000 रुपये आपको ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट ज़ीरो हो, एक्सपेंस 10,000 हो, तो बताइए रेवेन्यू कितनी होगी? 10,000, क्योंकि 10,000 की हमें आमदनी हुई, 10,000 एक्सपेंसिस हो गए, जेब में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, ना नुकसान हुआ ना फ़ायदा, समझेंगे ना। एक और मिसाल है, जैसे आपको आपकी जेब खर्च के लिए पॉकेट मनी मिली है आपको 100 रुपया, उसमें आपके 100 रुपये पूरे खर्च हो गए, पता है जेब में कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। अच्छा जी, अगला नंबर है, इफ़ एसेट्स आर 10,000। अगर एसेट जो है 10,000 की हो और ऑनर्स इक्विटी जो है 2500 यानी 2,500 की हो, तो बताइए लायबिलिटीज़ कितनी है। तो इसके लिए मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है इसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटीज़
प्लस प्रोप्राइटरशिप यानी ऑनरशिप प्लस प्रोप्राइटरशिप, ये होता है फार्मूला। आप इस फार्मूले की मदद से सारे सवाल इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे मज़ीद एयर्स के अंदर जो आएंगे ना, वो भी इसी फार्मूले से कर सकते हैं, अगर आपको एसेट्स, लायबिलिटीज़ और प्रोप्राइटरशिप दे दिया जाए। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर पुटिंग कर देते हैं, हमारा जवाब आ जाएगा इसके अंदर। देखिए एसिड की कीमत 10,000 है, ये लिखी मैंने एसिड की कीमत 10,000, ठीक है ना। बराबर लायबिलिटीज़ हमें मालूम करना है शायद, और प्लस प्रोप्राइटरशिप की कीमत कितनी है बेटा 2500। आपने पूरा सॉल्व नहीं करके दिखाना है इम्तहान में, याद रखिए, मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, लायबिलिटीज़ मालूम करनी है ना। ये प्लस का 2500 है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 10,000 में 2500 निकालेंगे कितने बचे, 7,250, ठीक है। ये ढूंढ लें आप अपने इसके अंदर, ठीक है बच्चों, 7,250 का आंसर आ गया। इस तरह करना है डायरेक्ट, जल्दी फटाफट, वहाँ पूरा सॉल्व नहीं करके दिखाना है आपने। कभी आप पूरा सॉल्व करने बैठ जाए तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। देखिए इसके अंदर ढूंढने के लिए लिखा 7,250, ठीक है, ठीक है, 7,250, 7,500 रुपये, क्योंकि हमने 2,500 निकाले, 7,500 जवाब है इसका, ठीक है, 7,500 रुपये। ये आप करेक्ट निशान लगाएं इस पर, ठीक है, आ गया, निशान लगा लिया आपने, ठीक है सर। अगला नंबर है बेटा, दिस स्टेटमेंट शोज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट जो इन चारों में से एक है ना, वो फाइनेंशियल पोजीशन यानी किसी भी बिज़नेस को ज़ाहिर करता है, यानी कोई बिज़नेस की फाइनेंशियल जो हमारी पोजीशन है उसको ज़ाहिर करता है, ठीक है। अब इनमें 4 ऑप्शन है। नंबर 1 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट, नंबर 3 इनकम स्टेटमेंट, और नंबर 4 ट्रायल बैलेंस, ठीक है बेटा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं ज़ाहिर करता, गलत हो गया, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में तो आपको मैंने पीछे बताया भी प्रॉफिट मालूम करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन तो नहीं मालूम करते 31 दिसंबर को। और ट्रायल बैलेंस में तो आप जानते हैं कि हम जनरल बनाते हैं, फिर लेजर और फिर एक्यूरेसी टेस्ट लेने के लिए ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। इसका जवाब आ गया बैलेंस शीट, ठीक है। आप ये बैलेंस शीट याद कीजिएगा कि फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए किसी भी बिजनेस की एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको कहते हैं बैलेंस शीट। अगला नंबर है 15वां नंबर, ड्राइंग इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ। बताइए आप अगर बैलेंस शीट बनाएं तो बताइए ड्राइंग किस तरफ लिखेंगे आप, कौन से हेड में लिखेंगे आप, क्या एसिड में लिखेंगे या इक्विटी सेक्शन में लिखेंगे, ये पूछना चाह रहा हूँ। तो बेटा कहाँ लिखेंगे आप, क्या करंट एसिड में लिखेंगे, गलत। लायबिलिटीज़ में लिखेंगे, गलत। नॉन करंट एसिड में लिखेंगे, नहीं। ऑनर्स इक्विटी कैपिटल के नीचे लिखेंगे आप, ठीक है, ऑनर्स इक्विटी सेक्शन में लिखेंगे आप इसको, प्रोप्राइटरशिप वाले में, ठीक है। ये आप इस पर निशान लगा लें, आप फौरन याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आ गया बच्चों, द नेचर ऑफ सेल्स डिस्काउंट। बताइए सेल डिस्काउंट की नेचर क्या होती है। तो बेटा नेचर अगर आप लोगों ने याद नहीं कर रखी है तो मैं आपको मज़ीद बता भी दूँगा तफसील से कौन सी नेचर किसकी होती है। चल एक बता देता हूँ मैं, देखें जितनी एसेट्स होंगी ना सबकी नेचर डेबिट होती है, ठीक है। जितनी लायबिलिटीज़ होंगी सबकी नेचर क्रेडिट होती है। जितनी आपकी कैपिटल टाइप की चीज़ें होंगी ऑनरशिप, वो सब क्रेडिट होंगी। इनकम आपकी उसकी नेचर जो होगी क्रेडिट होगी, ठीक है। एक्सपेंसेस जितने भी होंगे ना उनकी नेचर डेबिट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको नेचर बताना है सेल डिस्काउंट की। तो सेल डिस्काउंट की नेचर हमेशा याद रखें क्या होती है, डेबिट होती है। और ये जो है क्या के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1 कंट्रोल रेवेन्यू में, नंबर 2 लायबिलिटीज़ के तौर पर, एक्सपेंस में, या ऑनर्स इक्विटी के अंदर। तो ये सेल डिस्काउंट जो होता है बेटा कंट्रोल रेवेन्यू में आप लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि आप इसको रेवेन्यू में से लेस करते हैं तो डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट हमें पता है। यानी कि सेल डिस्काउंट मिसाल के तौर पर आपको 5,000 रुपये दे रखा है, सेल्स की कीमत 20,000 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो चुनाव 20 में से 5 के, तो आपको नेट सेल मालूम करने के लिए इसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। इसकी नेचर तो डिस्काउंट सेल डिस्काउंट डेबिट होती है, लेकिन ये कंट्रा एसेट रेवेन्यू के तौर पर लिखा जाता है, ठीक है। कंट्रा रेवेन्यू को आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मर्चेंडाइज ऑफ स्टेशनरी शॉप। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इन चारों में से एक चीज़ जो है ना वो स्टेशनरी की दुकान यानी कि बुक स्टॉल पर नहीं मिलती, ठीक है। आप जानते हैं स्टेशनरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं बेटा, कॉपीज़ होती हैं और रजिस्टर होते हैं, पेन होता है,
स्केल होता है, शार्पनर होता है, रेज़र होता है, फाइल्स होती हैं, तमाम चीज़ें स्टेशनरी में आपको मिलती हैं। जैसे आप अपने बुक स्टॉल पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं तमाम चीज़ें की चीज़ें। अब इनमें 4 चीज़ों में से एक चीज़ ऐसी है जो स्टेशनरी की दुकान पे आपको नज़र ही नहीं आएगी। कौन सी चीज़ है वो देखते हैं भाई। नंबर 1 नोटबुक नज़र आती है आपको, कॉपी को कहते हैं नोटबुक, वहाँ तो नज़र आएगी। स्टेपलर, स्टेपलर जिससे हम स्टेपल करते हैं वो भी नज़र आएगा आपको, मिल जाएगा आपको। नंबर 3 यहाँ पर मैं इसको छोड़ के ये पढ़ रहा हूँ, फाउंटेन पेन, पेन भी नज़र आएगा। क्या वहाँ आपको बाइसिकल नज़र आती है बेचने के लिए? उस दुकान के ऊपर साइकिलें बिक रही होती है क्या? नहीं सर, वहाँ तो नहीं बिकती। तो कहते यही जवाब है बेटा। सवाल का मकसद ही ये था कि इनमें से कोई एक चीज़ जो है ना स्टेशनरी पर नहीं मिलती, स्टेशनरी शॉप पर नहीं बिकती। बाइसिकल, बाइसिकल पे जवाब लगा लें, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर कोई मिसाल के तौर पर बाइसिकल की जगह पर आ जाएगा एलईडी टीवी आपके पास, तो वो भी यही जवाब कहलाएगा कि स्टेशनरी की दुकान पे तो एलईडी टीवी नहीं मिलता ना। जिस चीज़ की दुकान होगी वहाँ पर वही चीज़ मिलेगी ना बच्चों। तो इससे रिलेशन करके भी आगे भी मज़ीद आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद नंबर आ गया, द कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय। कैपिटल अकाउंट जो है ना, इनमें से एक चीज़ है जिससे मुतासिर नहीं होता, ठीक है, मुतासिर नहीं होता, इस इफेक्ट नहीं पड़ता, ना प्लस होता है, ना इंक्रीज़ होता है, ना डिक्रीज़ होता है, ठीक है। उस ये देखते हैं क्या चीज़ है भाई। नंबर 1 एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से। तो बेटा एडिशनल इन्वेस्टमेंट वो रकम कहलाती है जो साल के या ड्यूरिंग द पीरियड आप मज़ीद पैसा लगा दें, जिसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके मुतालिक आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे जाकर। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कैपिटल जो है इंक्रीज़ होता है। नंबर 2 ड्राइंग, ड्राइंग करने से कैपिटल डिक्रीज़ होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है। नंबर नेट लॉस, नेट लॉस से कैपिटल डिक्रीज़ होता है। यहाँ आ गया परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर ख़रीदने से कैपिटल डिक्रीज़ नहीं होता, एसिड में इजाफा होता है, ठीक है। कैपिटल से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसमें परचेज ऑफ फर्नीचर जवाब आ गया। अगला नंबर है दिस डू नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। इनमें से कोई एक चीज़ आपको बैंक स्टेटमेंट में नज़र नहीं आएगी। अब बैंक स्टेटमेंट के रूल अगर आपको पता है तो उसके मुताबिक आपको पता होगा कि बैंक स्टेटमेंट जब हमारे पास आता है पीरियड के आखिर में, तो उसमें हम देखते हैं कई चीज़ें, उनमें से कई चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं और एक आध चीज़ वो आपको नज़र नहीं आएगी, वो मैं आपको बताने लगा। नंबर 1 डायरेक्ट डिपॉजिट, यानी किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया तो बैंक वाला लिखता है अपने पास, वो होगी इसके अंदर लिखी हुई नज़र आएगी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आपने जो पैसा जमा कराएगा, डिपॉजिट कराएगा, उसके ऊपर जो आमदनी होगी, इंटरेस्ट होगा, वो भी बैंक के अंदर स्टेटमेंट में लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। बैंक चार्जेस, बैंक जो सर्विस चार्जेस लगा देता है वो भी आपको उसके अंदर लिखे हुए नज़र आएंगे। डिपॉजिट इन ट्रांजिट लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। अभी क्या चीज़ होती है, इसका मतलब क्या होता है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब होता है लेट डिपॉजिट। क्या कहते हैं इसको, लेट डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट करना में देर हो गई। मिसाल के तौर पर जैसे जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना है, उसके आपने 29 तारीख को या 30 तारीख को या 31 तारीख को चेक डिपॉजिट कराया या कैश डिपॉजिट कराया, वो बैंक स्टेटमेंट में शो ही नहीं है, उसको कहते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ठीक है। देर में आपने जमा कराया तो वो अगले महीने में लग के आएगा आपके पास, ठीक है, अगले महीने में आपको शो होगा, इस महीने में नहीं होगा। तो क्या मतलब हुआ कि बैंक स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ नज़र नहीं आती, तो आप हमेशा याद रखिएगा डिपॉजिट इन ट्रांजिट, याद करना आपने, डिपॉजिट इन ट्रांजिट ये नज़र नहीं आता, बाकी सब नज़र आता है आपको, ठीक है, सब कुछ नज़र आएगा। रूल अगर मैं आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन के सवाल कराऊंगा तो वजाहत कर दूंगा इसकी। अच्छा जी, अगला आखिरी नंबर है ए सीक्वेंसेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज़, यानी तरतीब से, सीक्वेंस से अकाउंटिंग को जो प्रोसीजर बयान किया जाता है या किया जाता है उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 अकाउंट साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल। नंबर 2 अकाउंटिंग पीरियड। नंबर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन। नंबर 4 क्लोजिंग प्रोसेस। तो बेटा ये अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल जो है स्टार्ट होता है आपका जनरल से, ठीक है, और फिर लेजर अकाउंट, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह कई चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये अकाउंटिंग साइकिल जो है तरतीब से हिसाब किताब चलता है, उसको कहा जाता है अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास भी ये तकरीबन 20 MCQ थी, मैंने आपको सोल्व करा दी। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होंगी। आप इसकी गौर कीजिएगा, इस बात पर इनको याद कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आपके 40% जो है MCQ के पूरे नंबर आ जाएँ, ठीक है। आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको 1 साल की मज़ीद कराऊँगा, आप इसकी तैयारी करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें,
अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म फैलाने में मेरे मददगार साबित हो। इंशाल्लाह मैं अगली चंद दिनों में मैथ की जो बिज़नेस मैथ है मेरा फर्स्ट ईयर, मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर की जो बिज़नेस मैथ है हमारा, बिज़नेस मैथ, इससे मुतालिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें जो है जो आपके इम्तहान में 10 एयर्स के मुताबिक जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको एक के बाद दिख देगा, आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में कराता चला जाऊँगा। आप उनके मुताबिक तैयारी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे आप उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे। आप जो है उनकी तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह इम्तहान से पहले पहले आपके सारा काम ख़त्म हो जाएगा। अब इम्तहान तो इस साल आपका 2022 में 15 जून से स्टार्ट होगा, तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करा दूँ ताकि आपको समझ में सब आ जाए। ठीक है, अगर आपको मेरी ये मतलब जो मैंने भी आपको ये पेश किया है, आप मुझे इसके बारे में कमेंट्स कीजिएगा कि आया मेरा फ़ैसला दुरुस्त है, अभी कराऊँ या बाद में कराऊँ। अगर आप कमेंट्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इंशाल्लाह मैं फ़ौरन शुरू कर दूँगा काम में। ठीक है, बिजनेस मैथ से मुताल्लिक़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने होंगे ना, सब लाइन से आपको कराता चला जाऊँगा। आप उनकी तैयारी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके हाई फाई 50 में से 50 नंबर आने का पक्का चांस हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसका गेस्ट पेपर भी जो आपका है शाहिद जमाल की किताब होगी, ठीक है, बहुत से बच्चों के ऊपर हकीम सईद की होगी, तो मैं शाहिद जमाल की किताब में से इसका गेस्ट पेपर बना के जो ज़्यादातर सवाल आते रहते हैं ना, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। आप उनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।